हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 1.2 आरंभ करेंगे। चलिए उसका प्रथम प्रश्न पढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन आर स्टार बिलोंग्स टू आर स्टार एकेकी तथा आच्छादक है, जहां आर स्टार सभी ऋणात्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और फिर हमको बाद में एक प्रश्न दिया है, उसको हम बाद में हल करेंगे। पहले इतने पार्ट को हम देख लेते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि जो हमें फलन दिया है एफ एक्स वो है 1/x। फलन का हमें यहाँ पर प्रांत दिया हुआ है आर स्टार, तो इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब हमें दिया हुआ है कि r-0, अर्थात हमारा सभी वास्तविक संख्याओं में से यदि मैं 0 को हटा दूं तो वो मेरे को दिया हुआ है। और हमें यहाँ पर इसका सहप्रांत भी आर स्टार ही दिया है, अर्थात आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपके पास प्रांत और सहप्रांत दोनों सेम दिए हुए हैं और हमको सिद्ध करना है कि ये एकेकी तथा आच्छादक होगा, और आर स्टार के बारे में हमको बताया गया था। तो देखिए सबसे पहले किसी भी फलन को यदि हम एकेकी सिद्ध करेंगे तो ध्यान रखें हम उस फलन के लिए f(x1) बराबर f(x2) लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास एकेकी सिद्ध करने के लिए कि हम f(x1) बराबर f(x2) लिखेंगे। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे, यहां से सॉल्व करने के बाद यदि हमारे पास x1 बराबर x2 आ जाता है तो हमारा फलन एकेकी हो जाएगा। और यदि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, या मैं बोल सकता हूं कि x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, कुछ और भी आ गया इसके अलावा, तो हमारा फलन एकेकी नहीं रहेगा। तो हम बोल सकते हैं जो फलन एकेकी नहीं होते वो फलन बहुएकेकी होते हैं। तो यहां पर आपको ये तो समझ में आ गया कि एकेकी जांचने के लिए मुझे f(x1) बराबर f(x2) लिखना है, और यदि f(x1) बराबर x2 आ गया तब मैं बोलूंगा कि मेरा फलन एकेकी हो जाएगा। तो एकेकी तो समझ में आ गया कि कैसे हम चेक करेंगे। अब दूसरा था यहाँ पर आच्छादक चेक करना कि फलन आच्छादक है अथवा नहीं। तो देखिए आच्छादक चेक करने के लिए हमको कुछ स्टेप ध्यान में रखने पड़ेंगे और फिर हम बता सकते हैं कि वो फलन हमारा आच्छादक होगा अथवा नहीं होगा। तो देखिए आच्छादक निकालने के लिए आपको सबसे पहले फलन का परसर निकालना होगा, या जैसे हम अंग्रेजी में रेंज बोलते हैं। तो आप रेंज निकालेंगे फलन की, अर्थात परसर निकालेंगे। तो आप देखेंगे आपके पास दो कंडीशन हो सकती हैं। यदि परिसर बराबर हमारे पास सहप्रांत आ गया तो हम बोलेंगे कि फलन हमारे पास आच्छादक हो जाएगा। और अगर हमारे पास परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं आया, या मैं बोल सकता हूं इसका एक उप सेट या उपसमुच्चय आया, तो मैं बोलूंगा कि फलन मेरा आच्छादक नहीं होगा। अर्थात जो फलन हमारे आच्छादक नहीं होते उनको हम अंतरक्षेपी बोलते हैं। तो इसको यहां हम लिख देते हैं। तो अब मेरे को दोनों बातें पता लग गई कि फलन एकेकी कब होगा और फलन आच्छादक कब होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस फलन के लिए जांच करते हैं। तो देखिए अपने को फलन दिया हुआ था f(x) बराबर 1/x। अगर मैं एकेकी जांचना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, f(x1) बराबर f(x2) करूंगा। तो आप यहां पर 1/x1 बराबर 1/x2 कर देंगे। तो देखिए आपको यहां से x1 बराबर x2 मिल रहा है। और आप देख लीजिएगा हमने आपको बताया था कि यदि x1 बराबर x2 मिलेगा तो आप बोल सकते हैं कि फलन हमारे पास एकेकी हो जाएगा। तो इसका मतलब फलन हमारे पास एकेकी हो गया है यहां से। तो देखिए हमने फलन को एकेकी तो सिद्ध कर दिया। अब बारी आती है कि हमें फलन को आच्छादक सिद्ध करना है। तो देखिए आच्छादक सिद्ध करने के लिए मैं फलन का परसर निकालूंगा। अब देखिए यहां पर अपने पास f(x) बराबर 1/x दिया हुआ है, जो फलन मैंने यहां पर भी लिख लिया था। चलिए मैं इस f(x) को y भी बोल सकता हूं, और y क्या होगा, x की वैल्यू रखने के साथ साथ जो मुझे y की वैल्यू मिलेंगी उसी को मैं बोलता हूं परिसर बोलता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से x बराबर 1/y कर दूंगा। अब यहां पर मैंने फलन
y के पदों में ले लिया है, तो अब y का जो प्रांत होगा वही परिसर बन जाएगा। क्योंकि आप देखिए यहां पर मुझे क्या करना था, y का मान निकालना था, क्योंकि y ही तो परिसर है। तो यहां पर अब मैं y का मान निकालता हूं। तो देखिए x डिफाइंड होने के लिए या x परिभाषित होने के लिए y क्या क्या हो सकता है। तो आप देखिए y कभी भी हमारे पास 0 नहीं हो सकता है, या मैं बोल सकता हूं y हमेशा r होगा लेकिन 0 नहीं होगा। तो आपने देखा y क्या था अपने पास, अगर मैं यहां से देखूं y अपने पास 1/x या fx ही था, अर्थात y क्या था, जब मैं x का मान रखूंगा तो y का मान आएगा, या मैं बोल सकता हूं y अपने पास परिसर ही था। और यहां से मैंने देखा कि y को मैंने यहां पर प्रांत बना लिया और मैंने y की वैल्यू देखी कि y क्या क्या नहीं हो सकता है या क्या क्या हो सकता है। तो मुझे यहां से ये पता लगा कि y तो हर में है तो वो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब y हमारे पास सभी वास्तविक संख्याएं हो सकता है 0 के अलावा। तो यहां से हमने जो परिसर निकाला fx का, मैं बोल सकता हूं वो अपने पास r-0 आया है, अर्थात मैं उसे r स्टार भी बोल सकता हूं। तो यहां से आप देखिए कि परिसर अपना और इस प्रश्न का सहप्रांत सेम आया है जो कि r स्टार के बराबर है। तो इसलिए हमारा जो फलन है वो एक आच्छादक फलन हो जाएगा। तो अभी हमको ये प्रश्न आच्छादक और एकेकी सिद्ध करना था, तो मैंने दोनों को सिद्ध भी कर दिया है। चलिए अब हम अगले पार्ट पर बढ़ते हैं इसी प्रश्न के, जिसमें दिया हुआ है यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत पूर्ववत r स्टार ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। तो देखिए यहां पर प्रश्न में बोला गया है कि आप एक नया फलन ले लेते हैं, तो मैंने नया फलन gx लिख लिया है, आप और भी कुछ लिख सकते हैं। तो मैंने 1/x लिख लिया बस, लेकिन मुझसे यहां पर यह बोला गया है कि प्रांत जहां पहले r स्टार था अब वहां n हो गया है और सह प्रांत को पूर्ववत की तरह रखना है, अर्थात r स्टार ही रखना है। तो अब देखिए एक एक ही जांचने के लिए अब चेक करते हैं। हमने आपको बताया था कि gx1 बराबर gx2 निकालेंगे। अब आप तो आपके पास आ जाएगा 1/x1 बराबर 1/x2। तो यहां से आप देखेंगे कि x1 बराबर x2 आया, और हमने पढ़ा था कि यदि x1 बराबर x2 आ जाएगा तो हमारे पास फलन एक एक ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आया कि जब आपने दूसरी कंडीशन हमें दी हुई थी क्वेश्चन में, तो उसके बावजूद भी हमारा फलन एक एक ही आएगा। अब हम आच्छादक के लिए निकालते हैं। तो देखिए मैं fx को y मान लेता हूं, तो यहां से y बराबर 1/x हो जाएगा। अब परिसर निकालना है, अर्थात मुझे तो y का मान निकालना है, तो अभी मैं x बराबर 1/y रख लेता हूं। अब मेरे को यह देखना है कि y क्या क्या हो सकता है अथवा क्या क्या नहीं हो सकता है। अब चूंकि आप देखिए y अपने पास हर में है, अर्थात y केवल 0 नहीं हो सकता और सब कुछ हो सकता है। तो आप यहां से पाएंगे कि ये अपने पास क्या है, ये अपने पास n अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो y का मान क्या आएगा अपने पास 1/x अर्थात 1/n इस टाइप का आएगा। तो यहां पर जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए कि यहां पर कैसे कैसे मान आएंगे, या तो 1/2 आएगा या 1/1 आएगा या 1/3 आ गया या 1/4 आएगा, क्योंकि 1/n चल रहा है। तो ये इस तरीके के मान तो आपके पास आ जाएंगे। लेकिन आपके पास सहप्रांत क्या दिया था, आप देखिए सहप्रांत में क्या था, सहप्रांत में 0 के अलावा सब कुछ वैल्यू थी, सभी वास्तविक संख्याएं थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तो हमारे पास 1/1.2 भी है, 1/4.3 भी है, 1/7.9 भी है। ये तो r स्टार के मैंने कुछ उदाहरण लिख दिए। तो आप देखिए क्या ये कभी वैल्यूज इसमें आ पाएंगी, क्या नहीं आ पाएंगी, क्योंकि 1/1.2 ये कोई नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या तो नहीं है। तो यहां से आपको क्या दिखा कि यहां से जो आपने परिसर निकाला है वो परिसर यहां पर सह प्रांत का एक उपसमुच्चय आया है, इसलिए यहां पर फलन अपना आच्छादक नहीं होगा और मैं उसको बोल सकता हूं अंतरक्षेपी होगा। तो इस बात से हमें यह समझ में आया कि जब हमारे पास दूसरी कंडीशन दी थी कि हमने प्रांत को n कर दिया था और सह प्रांत को पूर्ववत रहने दिया, तो हमारा फलन एक ही तो रहा लेकिन आच्छादक नहीं रहा, अर्थात अंतरक्षेपी बन गया।
अब हम प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित फलनों की एकेकी, जिसको अंग्रेजी में इंजेक्टिव बोलते हैं, तथा आच्छादित गुणों की जांच कीजिए। आच्छादित को हम अंग्रेजी में सर्जेक्टिव बोलते हैं, तो इसे हम आच्छादित या आच्छादक भी बोलते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब देखिए, हमारे पास पहला पार्ट है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक फलन दिया हुआ है जिसका प्रांत है अपने पास n और सहप्रांत भी n है, और n का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स अर्थात प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए, इसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक को चेक करना जानते हैं। हम उसके लिए करते थे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करते थे। तो चलिए, आपने भी यहां पर कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर, और यदि आप x1 निकालेंगे तो यहां से अंडर रूट एक्स टू स्क्वायर आएगा। अब यहां पर सवाल हो सकता है कि छात्रों को यहां पर यह दिक्कत आएगी कि प्लस माइनस भी तो हो सकता है। तो आप देखिए, यहां पर अपने पास n और n लिखा हुआ है, मतलब प्रांत में n है, तो यहां से x1 और x2 दोनों पॉजिटिव ही आने चाहिए, मतलब धनात्मक ही होने चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक ही होती हैं। तो आपको यहां से यह पता लगा कि x1 बराबर x2 आ जाएगा यहां से। तो यहां से ये फलन अपने पास एक एक ही आ जाएगा। तो हमने एक एक ही तो बता दिया इस फलन को। अब हमें यह बताना है कि क्या ये फलन हमारे पास आच्छादक होगा अथवा नहीं होगा। तो देखिए, आच्छादक निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, एफ एक्स को y रख देते थे, तो y बराबर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए, x अर्थात प्रांत और x अपने पास नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो y का मान देख सकते हैं आपके पास क्या आएगा, y का मान अर्थात रेंज, जिसको हिंदी में परिसर भी बोलते हैं। तो आप देखिए, x का मान यदि 1 रखूंगा तो 1 आएगा, x का मान 2 रखूंगा तो y का मान 4 आ जाएगा, x का मान 3 रखूंगा तो y का मान 9 आ जाएगा, x का मान 4 रखूंगा तो y का मान 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आएंगी। लेकिन आप देखेंगे सहप्रांत अर्थात कोडोमेन बोलते हैं सहप्रांत को, तो सहप्रांत में अपने पास n दिखा हुआ है, तो वो n तो अपने पास 1 2 3 इस तरीके के नंबर होते हैं। तो आप देखिए, यहां पर अपने पास रेंज जो है वो सहप्रांत का एक उपसमुच्चय है, तो यहां से जो अपना फलन है वो आच्छादक नहीं होगा, अतः मैं उसे अंतरक्षेपी बोल सकता हूं। तो यहां पर ये आच्छादक नहीं होगा, लेकिन एक एक ही हो जाएगा। चलिए, अब हम द्वितीय पार्ट पर बढ़ते हैं। इस पार्ट में हमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, बिल्कुल समान फलन है, लेकिन यहां पर आप प्रांत देखिए जेड दिया हुआ है और सहप्रांत भी जेड दिया हुआ है। जेड का मतलब होता है पूर्णांक, और पूर्णांक आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि प्लस माइनस इंटीजर जो होते हैं, पूर्णांक को हम बोलते हैं अंग्रेजी में। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले एक एक ही जांचना है, अर्थात मैं एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू कर दूंगा। तो अब देखिए, यहां से अपने पास एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर आ जाएगा। अब आप x1 निकालेंगे, अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस x2 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास x1 बराबर प्लस माइनस x2 आया, अर्थात पता लगा कि यह फलन एक एक ही नहीं है। और जिसको जो फलन हमारे पास एक एक ही नहीं होते, उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल टर्म होता है, उसे हम बोलते हैं बहु एक एक ही। तो यह फलन एक एक ही नहीं है, या मैं बोल सकता हूं यह फलन बहु एक एक ही है। अब हमें इस फलन के आच्छादक होने की जांच करनी थी, तो देखिए उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले y बराबर एक्स स्क्वायर मान लेंगे। तो देखिए, आप कोई भी पूर्णांक रखेंगे तो आपके पास जो परिसर आएगा अर्थात y के मान जो भी आएंगे, आप देखिए कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपके पास y क्या क्या आ सकता है। जब आप x का मान लीजिएगा 0 रखेंगे तो 0 आएगा, -1 रखेंगे तब 1 आएगा, और 1 रखेंगे तब भी आपके पास 1 ही आएगा। -2 या 2 रखेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, -3 या 3 रखेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। तो आपने यहाँ से एक तरीके से परिसर आपने कुछ वैल्यू निकाल ली। लेकिन अगर आप सहप्रांत देखेंगे, तो सहप्रांत में अपने को जेड दिया है अर्थात पूर्णांक दिए हैं, और पूर्णांक तो अपने पास देखिए -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे चलते रहेंगे, अनंत तक होते हैं पूर्णांक, तो माइनस में और प्लस तक जाएंगे। तो आप देखिए, क्या यहाँ पर परिसर और सहप्रांत बराबर हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो बिल्कुल बराबर नहीं है, और यहाँ पर परिसर अर्थात रेंज सहप्रांत का उपसमुच्चय है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर
जो फलन ये अपना है वो आच्छादक नहीं होगा और उसका एक स्पेशल टर्म है अंतरछेपी होगा। तो अतः ये समझ में आया कि फलन हमारे पास अंतरछेपी हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। चलिए अब हम अगले पार्ट पर बढ़ते हैं, पार्ट 3 पर। तो पार्ट 3 पर हमको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और बोला गया है कि आर इसका प्रांत है, आर अर्थात रियल संख्याएं या मैं बोल सकता हूं वास्तविक संख्याएं, और इसका सह प्रांत भी मेरे को आर ही दिया गया है। तो अब मेरे को ये बताना है कि यह फलन मेरे पास एकेकी अथवा आच्छादक होगा या नहीं। तो देखिए एकेकी को निकालने के लिए हम दोबारा वही बात को अपनाएंगे कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखेंगे। तो देखिए यहां से अपने पास एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर आ जाएगा और यहां से यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू आ जाएगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि यदि एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू आपने पढ़ा था, ऐसा होगा तो अपने पास फलन एक एक ही नहीं होगा, उसको हम बहु एक एक ही बोलते हैं। तो हमारे पास यहां फलन बहु एक एक ही आया है, एक एक ही नहीं आया है। चलिए अब बात आती है कि हम इसके आच्छादक होने की गुणों की जांच करें। तो देखिए आच्छादक होने की जांच करने के लिए हम सबसे पहले इसका परिसर निकालेंगे। तो देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर मैंने मान लिया। अब आप जिस तरीके से मैंने यहां पर किया है आप वैसे भी कर सकते हैं इनको निकालकर। मैं आपको यहां पर कुछ और तरीके से बताता हूं ताकि आपके पास बहुत सारे मेथड हो जाएं। तो देखिए आप यहां पर देखेंगे y बराबर एक्स स्क्वायर है और x कोई भी एक वास्तविक संख्या है, x अर्थात प्रांत होता है और वो कोई भी एक वास्तविक संख्या आपको दी हुई है। तो आप यहां पर ये देखो कि y जब भी आप निकालोगे तो वो वैल्यू अपने पास हमेशा r प्लस यूनियन जीरो आएगी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं और जीरो भी हो सकता है यदि x हमारे जीरो बन गया। लेकिन ये अपने पास तो परिसर आया है और सहप्रांत अपने पास क्या है, आप देख सकते हैं सहप्रांत अपने पास r है, ये होता है सहप्रांत। तो सहप्रांत अपने पास r है और r में तो बहुत सारी वैल्यू आती हैं जिसमें r प्लस r नेगेटिव सब कुछ वैल्यू आती है। चलिए मैं लिख भी देता हूं यहां पर, r में हमारे पास r माइनस r प्लस और जीरो सभी वैल्यू आती हैं। तो यहां से आपने देखा कि जो अपने पास परिसर है मतलब y की वैल्यू सहप्रांत का एक उपसमुच्चय है, तो मैंने सहप्रांत का उपसमुच्चय लिख दिया। अब चूंकि उपसमुच्चय है तो ये अपने पास फलन आच्छादक नहीं रहेगा, अर्थात फलन अंतरछेपी या अंतःछेपी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने तीसरे पार्ट में भी देख लिया कि फलन हमारा ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। चलिए अब हम अगले पार्ट पर बढ़ते हैं, पार्ट 4 पर। इसमें हमको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त एक फलन दिया हुआ है n, अर्थात प्राकृतिक संख्याएं होती हैं नेचुरल नंबर्स अंग्रेजी में। तो यहां पर प्रांत भी नेचुरल नंबर दिया हुआ है और सहप्रांत भी नेचुरल नंबर दिया हुआ है। हमें एक एक की जांच करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक ही तरीका है, हम एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करेंगे। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वन का क्यूब बराबर एक्स टू का क्यूब, और यदि आप एक्स वन बराबर निकालेंगे तो आपके पास क्यूब रूट ऑफ एक्स टू का क्यूब आ जाएगा और यहाँ से ये x2 आ जाएगा। तो आपने यहाँ से ये देखा कि x1 बराबर x2 आया है और x1 बराबर x2 जब भी आता था तो आप बोलते थे कि फलन आपके पास एक एक ही हो जाएगा। तो यहाँ से ये फलन अपने पास एक एक ही आ चुका है। चलिए अब बात आती है हम इसके आच्छादक होने की जांच करें। तो देखिए सबसे पहले एफ एक्स को मैं y मान लूंगा तो y बराबर एक्स क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो कि आपके पास परिसर क्या क्या आएगा, परिसर अर्थात y के मान, और x क्या है जो प्रांत होता है ये प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए परिसर अपने पास क्या क्या आएगा, जब मैं x का मान 1 रखूंगा तो 1 आ जाएगा, x का मान यदि मैं 2 रखूंगा तो अपने पास 8 आ जाएगा, 3 रखूंगा तो 3 का क्यूब अर्थात 27 आ गया, 4 रखूंगा तो x का मान तो 4 का क्यूब अर्थात 64 आ जाएगा। तो कुछ ऐसे मान आपके पास चल रहे होंगे। लेकिन सहप्रांत अपने पास क्या दिया हुआ है, सहप्रांत अपने पास n दिया हुआ है और n आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि 1 2 3 4 कुछ ऐसी वैल्यू चलती है। तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ पर परिसर सहप्रांत का एक उपसमुच्चय है। तो इसलिए आप बोलेंगे कि यह फलन हमारे पास आच्छादक नहीं होगा
बल्कि अंतरछेपी हो जाएगा। तो आपने चतुर्थ पार्ट में देख लिया कि फलन हमारे पास एक एक ही तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। चलिए अब हम फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं, जो इस प्रश्न का अंतिम पार्ट भी है। इसमें हमको दिया हुआ है f(x) बराबर एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन है, जहां इसका प्रांत अपने पास z दिया है और सह प्रांत भी अपने पास z दिया है, और z का अर्थ होता है पूर्णांक। तो देखिए सबसे पहले हमसे आच्छादक चेक करने को बोला गया था और एक एकी को, तो हम एक एकी को सबसे पहले चेक करते हैं। उसके लिए हमने एक ही तरीका पढ़ा है, f(x1) बराबर f(x2) हम निकालेंगे। तो आप देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा x1 का क्यूब, और यहाँ से आप fx में x की जगह x2 रख देंगे तो x2 का क्यूब आ गया, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। और जब जब ये आ जाएगा तब तब आप तुरंत बोल देंगे कि फलन आपके पास एक एक ही हो गया। तो देखिए यहाँ से फलन एक एक ही तो आ गया। अब हम इसके आच्छादक होने की जांच करते हैं। तो देखिए आच्छादक होने की जांच के लिए हम क्या क्या निकालेंगे, हम इस फलन का परिसर निकालते हैं। तो f(x) को यदि मैं y रख दूं तो y बराबर एक्स क्यूब आ जाएगा। अब देखिए अगर आप परिसर निकालेंगे अर्थात आप y के मान निकाल रहे हैं तो आपको x के मान रखने पड़ेंगे, तभी तो आप y के मान निकाल पाएंगे। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि x तो अपने पास प्रांत के मान होते हैं और प्रांत अपने पास आप देख रहे हैं पूर्णांक है। तो देखिए कुछ नेगेटिव में वैल्यू चलेंगी, और अगर आप x का मान -2 रखेंगे तो देखिए -8 आ गया, -1 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 आ गया, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब अर्थात 27, कुछ ऐसे मान चल रहे होंगे। ये तो मैंने कुछ ही मान लिखे हैं उदाहरण के तौर पर, ताकि हमको थोड़े से ही समझ में आ जाए। जब आप सहप्रांत देखेंगे तो सहप्रांत आप देखेंगे तो आपको पता लग रहा है कि देखिए सहप्रांत तो अपने पास z दिया हुआ है, और z का मतलब होता है पूर्णांक, और पूर्णांक में कौन कौन सी वैल्यू आती हैं, माइनस अनंत में सभी पूर्णांक होंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, कुछ ऐसी वैल्यू हमारे पास पूर्णांक में चलती हैं। तो आप यहाँ से खुद भी देख सकते हैं क्या परिसर और सहप्रांत बराबर आ रहा है, तो आप कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल सही है, परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं है, और यहाँ पर परिसर जो है वो सहप्रांत का एक उपसमुच्चय है। तो यहाँ से आपको पता लगा जब भी परिसर हमारे पास सहप्रांत का उपसमुच्चय होगा तो वहां हमारा फलन आच्छादक नहीं होगा। तो आच्छादक नहीं होगा इसके लिए हमारे पास एक सिंपल टर्म भी होता है कि हमारे पास जो फलन होगा वो अंतरछेपी या अंतःछेपी हो जाएगा। तो यहां से आपने फिफ्थ पार्ट में देख लिया कि फलन हमारे पास एक एक ही तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। अब हम प्रश्न संख्या 3 करते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x का महत्तम पूर्णांक फलन ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है, और r ये होता है अपने पास प्रांत, और ये वाला r अपने पास होता है सहप्रांत। और हमको दिया हुआ है जहां बॉक्स x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो ये तो हम जानते ही है कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूं कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। तो महत्तम पूर्णांक फलन अपने पास हमेशा x या x से कम ही होगा लेकिन एक पूर्णांक के बराबर आएगा। जैसे अगर x का मान अपने पास 1.2 है तो बॉक्स x या x का महत्तम पूर्णांक फलन 1.2 से कम या 1.2 के बराबर जो भी पूर्णांक आएगा उस वो हो जाएगा। तो 1.2 पूर्णांक तो होता नहीं है, तो इससे कम जो भी एक पूर्णांक आएगा, सबसे पहले देखिए आपके पास 1 आया तो बॉक्स x या x का महत्तम पूर्णांक फलन यहाँ पर 1 हो जाएगा। जैसे x बराबर यदि 3.7 है तो उदाहरण के तौर पर मैंने एक एग्जाम्पल ये भी लिया है, तो अगर मैं उसका महत्तम पूर्णांक फलन निकालूंगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा। और यदि x का मान अपने पास 4 है तो अगर आप उसका महत्तम पूर्णांक फलन निकालेंगे तो अगर 4 खुद भी एक पूर्णांक है तो ये सीधे 4 के बराबर ही आ जाएगा। तो आपने महत्तम पूर्णांक फलन को एक उदाहरण के तौर पर तो देख लिया। चलिए अब हम इस प्रश्न पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में हमको f(x) को एक एक ही और आच्छादक के बारे में जांच करनी है, और हमें बताना है कि ना तो ये एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। तो देखिए एक एक ही को जांचने के लिए हम सबसे पहले f(x1) बराबर f(x2) करते थे, क्योंकि हमारे पास यही एक तरीका है एनालिटिकल या थ्योरी में जब हम सॉल्व करते हैं।
तो देखिए आप क्या करेंगे, यहां से x1 का महत्तम पूर्णांक फलन बराबर x2 का महत्तम पूर्णांक फलन। अब आप यहां से देखेंगे एक उदाहरण के तौर पर, यदि x1 का मान 1.1 हो गया तो x2 का मान भी 1.1 भी हो जाएगा। तब भी देखेंगे आप, आपके पास जो बॉक्स आएगा अर्थात ये इनका मान अपने पास 1 आएगा। एक और उदाहरण ले लेता हूं, अगर आप x1 का मान 1.7 लेंगे और x2 का मान 1.1 ही ले लेते हैं तो आपको मिलेगा x1 का महत्तम पूर्णांक फलन और x2 का महत्तम पूर्णांक फलन दोनों 1 मिलेंगे। तो आपको दिखाने का पर्पज ये है कि आप ये देखिए कि x1 और x2 का मान बराबर हैं, तब तो ये बराबर आ ही रहा है। और देखिए बहुत सारे अलग मानों पर भी ये वैल्यू हमारे पास बराबर आ रही है। मैंने तो केवल 2 उदाहरण लिखे हैं, आपके पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे आप x1 का मान यदि 4.2 रख दो और x2 का मान यदि आप 4 रख दो, तो आप देख रहे हैं कि अगर आप महत्तम पूर्णांक फलन निकालोगे x1 और x2 का तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो आपने वहां से ये भी देख लिया, देखिए 4.2 और ये 4 ये तो बराबर नहीं है, तब भी महत्तम पूर्णांक फलन का मान बराबर आ रहे हैं या फलन जो हमें दिया हुआ था उसका मान बराबर आ रहा है। तो आपने यहां से देख लिया कि फलन अपने पास एक एक ही नहीं बचा, क्योंकि हमने बोला था कि यदि एक एक ही होगा तब x1 बराबर x2 होगा केवल। इसके अलावा अगर कोई भी आपके पास कंडीशन आ रही है तो आप बोलेंगे कि यह फलन एक एक ही नहीं बचा। एक एक ही नहीं है, या इसके लिए हमने एक टर्म भी पढ़ी है जिसे हम बोलते हैं यह फलन बहु एक एक ही है। तो आपने ये तो बता दिया कि यह फलन एक एक ही नहीं है। चलिए अब हम आच्छादक होने की बात करते हैं। तो देखिए आच्छादक होने के लिए हम इस फलन की रेंज के बारे में बात करेंगे, अर्थात इस फलन के परिसर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए f(x) को मैं y लिख लेता हूं, तो ये अपने पास आ जाएगा x का महत्तम पूर्णांक फलन। अब देखिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं महत्तम पूर्णांक फलन का मान हमेशा एक पूर्णांक ही आएगा। हमने समझाया भी था, अभी ये सब हमने समझाया है। और वैसे भी आप जानते ही हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन का मान हमेशा एक पूर्णांक ही आएगा। लेकिन आप देखिए यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, y अर्थात जो परिसर है वो एक पूर्णांक आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं परिसर जो है अपने पास i या z के बराबर आ जाएगा। i या z मतलब इंटीजर के लिए मैंने डिनोट किया है, और z मतलब पूर्णांक को जो हम डिनोट करते हैं। लेकिन आप देखिए यहां पर अपने पास सहप्रांत जो है, यहां जो सहप्रांत लिखा हुआ है वो अपने पास r लिखा हुआ है। तो आपको यहां से ये पता लगा कि परिसर सहप्रांत का एक उपसमुच्चय है। तो यहां से ये भी समझ में आया कि यह जो फलन है अपने पास वो आच्छादक नहीं होगा। तो मैंने यहाँ आच्छादक नहीं लिख दिया है। और जिसका एक अलग से टर्म भी होता है, जो फलन आच्छादक नहीं होते उनको हम अंतरछेपी या अंतःछेपी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यही सिद्ध करना था कि ना तो फलन हमारे पास एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। इस प्रश्न को हम एक तरीके से और देखेंगे, वो हम इस प्रश्न को ग्राफ के तरीके से देखेंगे। तो मैं ग्राफ को अलग से समझा देता हूं आपको। अपने पास जो फलन दिया हुआ था वो था f(x) बराबर x का महत्तम पूर्णांक फलन। तो देखिए आप ग्राफ बनाएंगे x के महत्तम पूर्णांक फलन का, तो ग्राफ बनाते हैं हम। आपने ग्राफ पढ़ा ही है महत्तम पूर्णांक फलन का, और वो ग्राफ अपने पास आएगा कुछ ऐसा। यहां मैं x के महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ बना रहा हूं। ये बिंदु 1, ये बिंदु 2, ये बिंदु अपने पास 3 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 1 आएगा y अक्ष पर, यहाँ पर अपने पास 2 आ गया, यहाँ अपने पास -1, यहाँ अपने पास -2, ये अपने पास -1 y अक्ष पर, और ये -2। तो देखिए मैंने अभी तक यहाँ पर केवल इसका ग्राफ बनाया है x के महत्तम पूर्णांक फलन का। अब देखिए जब भी आपको एक एक ही जांचना होगा तो आपको क्या करना है कि x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचनी है। ध्यान रखें जब भी आपको एक एक ही
हाँ या ना के बारे में जानना है, अर्थात फलन एक एक ही है या नहीं, इसके बारे में जांचना है, तो आपको एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो आप देखिए, अगर आप एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं, अगर आपको दो बिंदु मिल जाएं एक सीधी रेखा पर, कोई से भी अगर मिनिमम दो बिंदु मिल जाएंगे, तो आप बोल देंगे कि वह फलन एक एक ही नहीं रहा। तो देखिए यहाँ पर कहीं भी आप, जैसे यहाँ पर एक लाइन खींच रहे हैं, आपने देखिए एक्स अक्ष के समांतर एक लाइन खींची, तो यहाँ पर तो कोई भी बिंदु नहीं मिला, तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने एक लाइन खींच दी और आप बोल दें कि यह फलन हमारे पास एक एक ही हो गया क्योंकि कहीं नहीं मिला। लेकिन आप देखिए यहाँ पर तो अपने पास अगर मैं लाइन खींचूंगा तो देखिए ये बिंदु भी आएगा, ये बिंदु भी आएगा, ये बिंदु भी आएगा। तो मैंने बोला था कि आपको कम से कम दो बिंदु मिल जाएं, तो आप तुरंत बोल देंगे एक एक ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे बिंदु आ रहे हैं, जबकि मैंने तो बोला है कि केवल दो बिंदु ही मिल जाएं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं लाइन खींचूंगा तो मेरे को बहुत सारे बिंदु मिले जो समान लाइन पर स्थित हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूंगा तो आपको फिर दोबारा बहुत सारे बिंदु मिले। अगर मैं यहाँ पर लाइन खींच दूंगा तो यहाँ पर बहुत सारे दोबारा बिंदु मिले। तो यहाँ पर तो एक बहुत सारी जगह आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं भी आपको दो बिंदु ऐसे दिख जाए जो समान रेखा में आ रहे हैं एक्स अक्ष के समांतर, तो आप तुरंत बोल देंगे कि फलन हमारे पास एक एक ही नहीं बचा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि फलन अपने पास एक एक ही नहीं है। चलिए, तो हमने ग्राफ से ये तो समझ लिया कि फलन एक एक ही कब होगा अथवा एक एक ही कब नहीं होगा। तो अब देखिए, हमने एक एक ही बारे में तो बता दिया, अब हम आच्छादक के बारे में जांच करते हैं। देखिए, आच्छादक जांचने के लिए मुझे परिसर और सहप्रांत दोनों बराबर चाहिए था, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर सहप्रांत अपने को r दिया हुआ था, अर्थात सभी वास्तविक संख्याएं दी हुई थी। मतलब जो हमारा y वाला ग्राफ होगा वो पूरा घिरा होना चाहिए था, लेकिन आप देखिए इतने बीच में कोई भी ग्राफ नहीं है। मैं इसको लाल पेन से दिखा देता हूं। देखिए, आप इसके बीच में कोई भी कहीं भी हमारा ग्राफ ही नहीं है। देखिए आप, ये तो मैंने केवल एक पार्ट दिखाया है आपको। आप देखिए इधर भी, देखिए हमारे बीच में कोई भी पार्ट नहीं है, इधर केवल पूर्णांक मान ही देखिए आ रहे हैं। एक ये आ रहा है पूर्णांक मान, एक हमारे पास एक वाला पूर्णांक मान आ रहा है, देख सकते हैं आप। एक बार हमारे पास दो वाला पूर्णांक मान आ रहा है, आप देख सकते हैं। -1 आएगा, -2, ये वाले मान तो हमारे पास आएंगे, लेकिन बीच में जो भी मान होंगे वो कभी आएंगे ही नहीं। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि यह फलन हमारे पास आच्छादक नहीं है। तो यहां से ये समझ में आ गया कि ग्राफ से कि फलन आच्छादक कब होगा और आच्छादक कब नहीं होगा। इसी प्रकार एक एक ही कब होगा और एक एक ही कब नहीं होगा। चलिए, अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और वो था अपने पास प्रश्न संख्या 4। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स या मॉडुलस एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ आर टू आर, आर मतलब ये वाला आर अपने पास प्रांत हो गया और ये वाला आर अपने पास सह प्रांत हो गया। दिया हुआ है कि ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। इस बात को हमें सिद्ध करना है। और आगे हमको दिया हुआ है जहां x का मापांक या मॉडुलस x बराबर x होगा यदि x धन तथा शून्य है, और मॉड x या x का मापांक बराबर -x होगा यदि x ऋण संख्या है। तो देखिए, सबसे पहले फलन हमको जो दिया हुआ है वो है f(x) और वो है x का मापांक। अब देखिए, उन्होंने x के मापांक को हमें बताया भी है इस डेफिनेशन द्वारा। अगर नहीं भी बताया होता तब भी आप जानते हैं और आपको ये लिखना ही था। हमारे पास x का मापांक हमेशा x के बराबर आएगा जब जब हमारे पास x 0 या धनात्मक संख्या आएगी, और x का मापांक हमारे पास -x आएगा जब जब x हमारे पास नेगेटिव संख्या आएगी। तो यहां से हमने ये तो लिख दिया। अब देखिए कि मेरे को इस फलन के एक एक ही होने की जांच करनी थी। तो देखिए, एक एक ही होने की जब भी मुझे जांच करनी थी, तो आप यहां से ये पाएंगे कि fx1 बराबर fx2 लिखेंगे, क्योंकि हमने यही तरीका पढ़ा था। जब आपने fx1 बराबर fx2 लिखा तो देखिए आपके पास क्या आएगा, या तो आपके पास x1 बराबर x2 आ जाएगा, या आपके पास x1 बराबर माइनस का x2 आ जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देखिए, एक उदाहरण के तौर पर यदि मैं 7.8 का मापांक निकालूं, मैंने fx बराबर जो
मापांक x लिखा हुआ था, x का मान मैंने यदि 7.8 रख दिया तो आपने निकाला तो इसका वैल्यू आपके पास पॉजिटिव ही आएगा, 7.8 आया। अगर आप x का मान -7.8 रखेंगे तो आपके पास मापांक -7.8 का निकालना पड़ेगा, और वो आप जानते हैं कि प्लस का 7.8 ही आएगा। तो यहाँ से आपने ये देखा कि x के दो मानों के लिए x के दो अलग अलग मान हैं, आप देख सकते हैं, एक बार प्लस का लिया और एक बार माइनस का, लेकिन हमारे पास रेंज अर्थात परिसर या मैं बोल सकता हूँ fx का मान सेम आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा फलन क्या हो गया कि एक एक ही नहीं रहा। तो इस तरीके से मैंने ये पता कर लिया कि फलन मेरे पास एक एक ही नहीं रहेगा। चलिए अब बात आती है कि ये फलन आच्छादक होगा अथवा नहीं। तो आच्छादक जांच करने के लिए हम देखिए क्या करते हैं, आप fx को y लिख देते थे तो आपके पास y बराबर x का मापांक आ गया। अब आप देखिए कि इसका मतलब होता था कि हमेशा धनात्मक संख्याएं आएंगी। तो यहां से आपने ये देखा कि x के मापांक का मतलब है कि हमेशा धनात्मक या 0 दो ही तरीके की संख्याएं आ सकती हैं। लेकिन अपने पास जो सहप्रांत था, सहप्रांत आप देखिए आपको प्रश्न में r दिया हुआ है, तो यहां से सहप्रांत r था। और देखिए परिसर को मैं यहां से बोल सकता हूं कि परिसर मेरे पास r प्लस यूनियन 0 है। तो यहां से आपने ये देख लिया कि जो परिसर है वो एक सहप्रांत का उपसमुच्चय है, और जब जब परिसर सहप्रांत का उपसमुच्चय बन जाएगा तब तक हम क्या बोलेंगे कि वह फलन अपने पास आच्छादक नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल टर्म भी होता है, हम बोलते हैं अंतरछेपी होगा या अंतःछेपी होगा। तो यहां से हमें यही सिद्ध करना था कि फलन ना तो हमारे पास एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। आप देख भी सकते हैं हमने सिद्ध भी कर दिया, ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। तो हमने इस प्रश्न को अभी एनालिटिकल तरीके से अर्थात थ्योरी के तरीके से तो देख लिया, एक बार हम इस प्रश्न को ग्राफ की सहायता से भी समझ लेते हैं। तो देखिए आपके पास जो, मैं चलिए यहां पर कर देता हूं, आपके पास जो फलन दिया है fx बराबर x का मापांक, आप यदि उसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए आपके पास कैसा ग्राफ बनेगा, क्योंकि जब x पॉजिटिव या 0 है तो y बराबर x है, तो आपने ये वाला ग्राफ बना दिया, और जब x नेगेटिव है तो y बराबर -x है, तो आपने ये ग्राफ बना दिया। तो आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है। तो देखिए अब आपको एक एक की जांच करनी है। तो हमने बोला था कि आपको x अक्ष के समांतर लाइन खींचनी है और ऐसा देखना है, ऐसी कोशिश करनी है कि कहीं भी अगर आपको दो समान बिंदु मिल जाए एक ही लाइन में तो आप बोल देंगे कि वह फलन एक एक ही नहीं रहा। तो आप देखिए यहाँ पर तो अपने पास बहुत सारी लाइनें ऐसी हो सकती हैं, जैसे ये लाइन थी, देखिए यहाँ पर एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, दोनों समान बिंदु मिल गए तो आप बोल सकते हैं एक एक ही नहीं रहा। अगर कोई छात्र यहाँ खींचना चाहता है लाइन तो देखिए वो एक ये मिल गया और ये बिंदु दोनों समान रेखा में मिल गए, तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि एक ही नहीं रहा। कोई छात्र यहाँ पर खींच सकता है, देखिए ये दोनों बिंदु एक ही रेखा में मिल गए, तो यहाँ से पता लग गया कि फलन एक एक ही नहीं रहा। चलिए एक एक ही तो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि आच्छादक कैसे पता करेंगे ग्राफ से। तो आच्छादक के लिए मैंने आपको बताया था कि आप ये ग्राफ देखिए y अक्ष पर कितना ग्राफ कवर हो रहा है। आप देखेंगे कि ये y अक्ष के ऊपर की तरफ ही ग्राफ की वैल्यू आ रही है, अर्थात y अक्ष के ऊपर या केवल 0 वाला पॉइंट। तो आपको समझ में आ रहा है कि इसका जो परिसर है वो तो हमेशा केवल धनात्मक या 0 ही आ रहा है, जबकि जो प्रांत था वो तो r था। प्रांत में तो देखो हमारी ये सब वैल्यू भी थी जो मैं यहाँ पर नीले पेन से कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे परिसर और सह प्रांत में बहुत सारी अंतर आ रहा है। तो यहां से आप तुरंत बोल सकते हैं कि फलन हमारे पास आच्छादक नहीं बचा, फलन हमारे पास अंतरछेपी हो गया है। तो अब हम प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि फलन R2R अर्थात R अपने पास प्रांत भी है और R अपने पास सह प्रांत भी है, और अपने को फलन दिया हुआ है fx बराबर 1 यदि x 0 से बड़ा हो, 0 यदि x बराबर 0 हो, और -1 यदि x 0 से छोटा हो, द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए हमारे पास एक तरीका रहता था कि एक एक ही सिद्ध करने के लिए अगर हम थ्योरी मेथड से करना चाहते हैं
तो हम fx1 बराबर fx2 लिखते थे। तो आप जब यहां पर लिखेंगे तो आप ये देखेंगे यहां पर कि क्या दो अलग अलग x के मानों के लिए क्या दो एक ही समान मान हमको मिल रहा है fx का। तो आप देखिए एक उदाहरण के तौर पर यदि आप x1 का मान 4 ले लें और x2 का मान 1 ले लें तो आप देखेंगे कि x1 का मान 4 अर्थात 0 से बड़ा है और x2 का मान 1 अर्थात वो भी 0 से बड़ा है। तो आपको तुरंत fx1 और fx2 दोनों का मान आपको 1 मिल जाएगा। हमने पहली वाली परिभाषा को उपयोग में ले लिया। आपके दिमाग में आएगा कि अगर हम x1 को 2 ले लें और x2 को भी 2 ले लें तब भी आप देखिए कि हमारे पास कितना मान मिल रहा है, हमारे पास 1 ही मिल रहा है। तब भी आपने देखा कि हमारे पास सेम मान मिल रहा है जबकि हम x1 और x2 के मान अलग अलग करते जा रहे हैं तब भी। तो यहां से हमें यह पता लगा कि फलन हमारे पास एक एक ही नहीं बचा है, तो फलन एक एक ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम आच्छादक जांचने की कि फलन आच्छादक है अथवा नहीं। तो देखिए उसके लिए हम देखते थे परिसर निकालते थे। तो परिसर वो वैल्यूज होती थी जो fx ले सकता था अर्थात fx बराबर y का मान आ सकता था x रखने पर। तो देखिए जब आप परिसर निकालेंगे तो fx का मान आप देखिए आपके पास 3 ही मान पॉसिबल है। वो क्या क्या है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 मान पॉसिबल है। लेकिन जब आप सहप्रांत निकाल रहे हैं और सहप्रांत को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, सहप्रांत हमेशा दिया जाता है। और आप देखिए आपको यहाँ पर सहप्रांत दिया हुआ है और वो दिया है r के बराबर। r अर्थात सभी रियल नंबर्स या मैं बोल सकता हूँ सभी वास्तविक संख्याएं। तो आप यहाँ पर देखो कि जो परिसर है वो तो सहप्रांत का एक उपसमुच्चय आया है यहाँ पर, और यह सहप्रांत का यदि उपसमुच्चय है तो आप तुरंत वहां पर बोल सकते हैं कि फलन अपने पास अब आच्छादक नहीं है। तो यहां से हमको यही सिद्ध करना था कि फलन आच्छादक भी नहीं है और ना ही एक एक ही है। तो ये तो मैंने इस मेथड से समझ लिया। अब मैं एक बार ग्राफ से आपको और समझा देता हूं जिसको हम सेकंड मेथड भी बोल सकते हैं। तो देखिए उसमें हम कैसे समझते थे, हम ग्राफ बनाते थे। तो चलिए आप ग्राफ बना रहे हैं यहां पर fx का। देखिए जब आप ग्राफ बना रहे हैं तो x बराबर 0 जहां जहां है वहां तो 0 मान है। जब आप x 0 से बढ़ा जा रहा है तो आपके पास मान हमेशा 1 आ रहा है। तो आपने ये कर दिया, ये 1 वाला बिंदु है। और जब x 0 से छोटा है तब आपके पास मान -1 जा रहा है हमेशा के लिए। तो आप यहाँ पर ये देखो कि एक एक की जांचना है मुझे। तो मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसी लाइन खींचनी है और आपको ऐसा जांचना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो बिंदु एक ही लाइन में आ जा रहे हैं। तो देखिए आपने एक्स अक्ष के समांतर लाइन खींची तो देखिए इस वाली लाइन पर तो बहुत सारे बिंदु आ रहे होंगे एक ही रेखा पर। यहां पर भले ही कोई बिंदु नहीं है, देखिए यहां पर इस वाली लाइन पर कोई बिंदु नहीं है, लेकिन अगर आपने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी तो देखिए बहुत सारे बिंदु मिल गए। तो आपको तो ऐसी लाइन देखनी है कि जहां पर मिले, वो आपको पता करना है। तो आपको बहुत सारे बिंदु देखिए इस वाली लाइन पर मिल रहे हैं। मैं चलिए हरे पेन से बना देता हूँ। देखिए इस वाली लाइन पर बहुत सारे बिंदु हैं, इस वाली लाइन पर बहुत सारे बिंदु हैं। तो आपने ये देखा कि ये तो हमें ऐसे बिंदु बहुत सारे मिल रहे हैं एक ही लाइन पर। तो आप बोल सकते हैं यहाँ से एक एक ही नहीं रहा। तो आपने ग्राफ से देख लिया कि एक एक ही नहीं रहा। दूसरा, आच्छादक यदि हमें जांचना है तो आच्छादक के लिए हमने आपको बताया था कि आप इस ग्राफ का परिसर देखें। परिसर में केवल हमारे पास 1 आ रहा है, 0 आ रहा है और -1 आ रहा है, लेकिन जो उसका सहप्रांत है वो तो r है। सहप्रांत में तो देखिए आपके पास ये वाली वैल्यू भी आएंगी ऊपर, इनके बीच में ये वैल्यू भी आ सकती हैं, ये भी हैं और इधर भी जा रही हैं। लेकिन परिसर में तो केवल अपने पास केवल 3 ही मान आ रहे हैं। तो आप तुरंत यहाँ पर बोल सकते हैं कि फलन हमारे पास आच्छादक भी नहीं है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि मान लीजिए a बराबर एक समुच्चय है जिसके अवयव 1, 2, 3 है और b एक समुच्चय है जिसके अवयव 4, 5, 6 तथा 7 हैं, तथा f एक फलन या एक संबंध अभी हमारे पास है, अभी तो हम संबंधी बोलते हैं, जिसके अवयव हैं क्रमित युग्म 1, 4, 2, 5, 3, 6। a से b तक एक फलन है, ये हमको दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि f एक एक ही हो जाएगा। तो देखिए एक एक ही जांचने के लिए मेरे को ध्यान रखना था कि fx1 बराबर fx2 होना चाहिए। तो अब देखेंगे आप कि x के एक मान से एक ही मान मेरे को मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप x1 का मान 1 लगाएंगे तो आप देखिए f1 अपने पास
x1 का मान 1 लगाने पर अपने पास 4 आ रहा है। अगर आप x का मान 2 लगाएंगे तो f2 अपने पास केवल 5 आ रहा है। अगर आप x का मान 3 लगाएंगे तो f3 अपने पास 6 आ रहा है। तो आपने देखा कि x का मान यदि यहाँ पर मैं चेंज भी कर रहा हूँ, मैं इसको x लिख देता हूँ, यदि मैं x का मान यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ तो वैल्यू भी y f की, या मैं बोल सकता हूँ y की चेंज हो रही है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि x का मान 1 और 2 पर y की सेम मान आ रहे हो या f के सेम मान आ रहे हो। जब चूंकि ये मान अलग अलग आ रहे हैं इसलिए आप बोल सकते हैं कि यह फलन अपने पास एक एक ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सिद्ध भी कर दिया। इसको सिद्ध करने का हम दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए अपने पास जो फलन है वो बोला गया है a से b तक, अर्थात a से b की ओर जाना है। तो देखिए मैं a वाला बॉक्स ऐसे बना लेता हूँ और b वाला बॉक्स मैं ऐसे बना लेता हूँ। तो आप देखिए a बॉक्स मैंने ये बनाया, b बॉक्स ये बनाया। a बॉक्स के अपने पास अवयव हैं 1 2 3 और b बॉक्स के अवयव हैं अपने पास 4 5 6 7। अब आप देखिए आपने को जो फलन लिखना है वो a से b तक जा रहा है, तो हमने ऐसे एरो बना दिया और ये फलन f हो गया क्योंकि ये आपको दिया हुआ था। अब आप यहाँ पर देखो कि 1,4 है क्रमित युग्म, मतलब ये होता है पहला वाला अवयव a पे और ये 4 जो हमारे पास दूसरा अवयव है वो है b का। तो देखिए 1 से 4 आपने एरो बना दिया, ये तीर बना दिया। 2 से 5 है अपने पास, तो देखिए 2 से 5 भी आपने बना दिया और 3 से 6 है अपने पास, तो आपने 3 से 6 भी बना दिया। तो आप देखिए हर बिंदु अलग अलग मान को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 1 से केवल 4 आ रहा है, ऐसा नहीं है कि 2 से भी 4 आ रहा है, 2 से कुछ अलग मान आ रहा है, 3 से कुछ अलग ही मान आ रहा है। तो आप यहां से देखकर भी बोल सकते हैं कि फलन अपने पास एक एक ही हो जाएगा। तो आप मेथड 1 या मेथड 2 कोई सा भी मेथड अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 7 पर बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एक एक ही आच्छादक अथवा एक एक ही आच्छादक हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी हमें बतलाना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो एक एक ही, अंग्रेजी में जिसको हम इंजेक्टिव बोलते थे, आच्छादक को अंग्रेजी में हम सर्जेक्टिव बोलते हैं। और एक टर्म अपने पास एक एक ही आच्छादक आया है। यदि हमारा फलन एक एक ही और आच्छादक दोनों हैं तो हम उसे एक एक ही आच्छादक बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में बाइजेक्टिव बोला जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं प्रश्न के, अर्थात हमें अपने फलन को एक एक ही और आच्छादक ही चेक करना है बेसिकली। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है f(x) बराबर 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन f R2R, अर्थात इस R का मतलब तो प्रांत और इस R का मतलब अपने पास सह प्रांत आ गया। तो देखिए आपको यदि एक एक ही सिद्ध करना है तो उसके लिए आपने एक ही तरीका पढ़ा है अभी तक, f(x1) बराबर आप f(x2) निकालेंगे। तो देखिए आप यहां पर लिखेंगे 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2, क्योंकि आपने x की जगह x1 और x2 रख दिया है। यहां से आप देखिए 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास -4x1 बराबर -4x2 बचेगा। देखिए माइनस से ये माइनस कैंसिल और ये 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास x1 बराबर x2 रहा। और जैसे ही आपको दिखा कि x1 बराबर x2 है, आप तुरंत बोल सकते हैं कि आपका जो ये फलन है वो एक एक ही फलन हो जाएगा। तो यहां से आपको ये तो समझ में आ गया। अब दूसरा, अगर आपको आच्छादक चेक करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले f(x) को y लिख देते थे और 3 - 4x। अब चूंकि मुझे तो परसर निकालना होता था तो मैं क्या करता था कि y का मान निकालना है बेसिकली मुझे, वही तो अपने पास परसर आएगा। तो मैं यहाँ से 4x बराबर 3 - y कर देता हूँ और अब मैं y का प्रांत निकालता हूँ इस x के सापेक्ष। तो देखेंगे आप y तो अपने पास कुछ भी हो सकता है, तो y बिलोंग्स टू r हो सकता है अपने पास। तो आपने यहाँ पर देखा कि परिसर अपने पास r आ रहा है और अपने पास सहप्रांत भी आप देख सकते हैं कि r ही है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि जो ये फलन है वो एक आच्छादक फलन हो जाएगा। अर्थात जो अपने पास पहला वाला फलन जो दिया हुआ है वो एक एक की आच्छादक फलन हो जाएगा। तो यहां से देखिए मैंने पहला पार्ट तो सॉल्व कर दिया। अब मैं पहले पार्ट को ग्राफ की सहायता से थोड़ा समझा देता हूं आपको, वो हमारे पास मेथड 2 हो जाएगा और हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है उसको।
तो चलिए समझते हैं उससे। यदि मैं 3 माइनस 4x का बेसिकली मुझे ग्राफ बनाना होगा, तो देखिए आप 3 माइनस 4x का यदि आप ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। आपने ग्राफ तो बना दिया। अब मैंने बोला था आपको कि आपको एक्स अक्ष के समांतर एक ऐसी रेखा खींचनी है और कोशिश करनी है कि उस समांतर रेखा पर दो बिंदु हमें मिल जाएं ग्राफ के। तो देखिए, लेकिन अगर आप जैसे आपने ये वाली लाइन खींची तो देखिए आपके पास ग्राफ का केवल यही वाला बिंदु मिला है। अगर आप ये वाली लाइन खींच रहे हैं तो आपके पास देखिए यही वाला बिंदु मिला है। अगर कोई ये वाली लाइन खींचता है तो देखिए उसके पास केवल एक ही बिंदु मिला है। अगर कोई ये वाली लाइन खींचता है तो देखिए केवल एक ही बिंदु मिला है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अपने पास कोई भी लाइन आप एक्स अक्ष के समांतर खींचिए, ग्राफ को वो एक ही जगह पर कट करती है या एक ही जगह पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ से ये समझ में आया कि फलन अपने पास एक एक ही तो हो गया है। अब हमें चेक करना था कि क्या फलन हमारे पास आच्छादक है अथवा नहीं ग्राफ की सहायता से। तो देखिए ग्राफ की सहायता से यदि मैं चेक करूंगा तो ग्राफ तो ये लाइन है, ग्राफ तो ये वाली लाइन है जो नीचे की तरफ जा रही है अर्थात माइनस इन्फिनिटी वाई, और ऊपर की तरफ जा रही है अर्थात प्लस इन्फिनिटी वाई जा रही है। तो इससे आपने देखा कि जो उसका परिसर है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, या मैं बोल सकता हूं आर आया है। और आप देखिए परिसर और सहप्रांत बराबर हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वह फलन हमारे पास आच्छादक भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये देख लिया कि पहला पार्ट जो अपने पास फलन दिया हुआ था वो एक एक ही भी होगा और आच्छादक भी हो जाएगा। चलिए अब हम द्वितीय पार्ट पर चलते हैं इस प्रश्न के। इसमें हमको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 1+x² द्वारा परिभाषित फलन एफ आर टू आर। इस आर का मतलब होता है प्रांत और इस आर का मतलब होता है सहप्रांत, ये आपको पता ही है। तो चलिए सबसे पहले एक एक ही को जांच करते हैं। तो आपने उसके लिए सीखा है कि f(x1) बराबर आप f(x2) तुरंत कर देंगे। तो देखिए आपके पास मिलेगा 1+x1² बराबर 1+x2 का होल स्क्वायर। तो देखिए आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, और यहाँ से तुरंत आपको x1 बराबर प्लस माइनस x2 मिल जाएगा। और आपको पता है कि x1 बराबर जैसे ही हमें प्लस माइनस x2 मिलेगा आप बोल देंगे कि फलन आपके पास एक एक ही नहीं है। तो यहां से ये तो समझ में आ गया कि फलन अपने पास एक एक ही नहीं बचा। चलिए अब हम आच्छादक चेक कर लेते हैं कि फलन आच्छादक है अथवा नहीं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि y बराबर 1+x² हमने लिख दिया। अब आप देखिए x² तो एक धनात्मक संख्या होगी या जीरो हो सकती है। अगर आप उसमें 1 जोड़ रहे हैं तो वो हमारे पास हमेशा धनात्मक आएगा, या मैं बोल सकता हूं जो इसका परिसर आएगा वो हमेशा x जो y आएगा मैं बोल सकता हूं हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। लेकिन अगर आप यहां पर देखें, यहां पर जो इसका सहप्रांत है, आप सहप्रांत देख रहे हैं, तो सहप्रांत आप देखिए आपके पास r लिखा हुआ है। तो आपने यहां से ये भी देखा कि परिसर सहप्रांत का उपसमुच्चय आ रहा है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि यह फलन हमारे पास आच्छादक भी नहीं हो जाएगा। तो ये फलन ना तो हमारे पास एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। तो ये तो हमने मेथड 1 से सीख लिया। अब हम मेथड 2 से भी इसको देख लेते हैं, और मेथड 2 वो था अपने पास ग्राफ बनाना। देखिए मेथड 2 में अब हम ग्राफ भी बनाएंगे। तो देखेंगे मेथड 2 में आपको 1+x² का ग्राफ बनाना है, अर्थात x² के ग्राफ में आपको 1 जोड़ देना है, और x² का ग्राफ अर्थात आपको एक परवलय का ग्राफ बनाना है, और परवलय आपने कक्षा 11 में पढ़ा ही था, तो आप उसका ग्राफ बनाना बहुत आसानी से जानते हैं। तो x² के ग्राफ को यदि मैं एक स्थान ऊपर खिसका दूं तो अपने पास कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो यही ग्राफ अपने पास 1+x² का हो जाएगा और ये बिंदु 1 हो जाएगा, और ये ग्राफ मैंने f(x) का बना दिया जो कि 1+x² था। अब मैंने आपको बताया था कि आपको x अक्ष के समांतर एक ऐसी रेखा खींचने की कोशिश करनी है कि दो समान x मिल जाएं, अर्थात ग्राफ को वो दो जगह कट कर जाए। ध्यान रखें रेखा x अक्ष के समांतर होनी चाहिए, x अक्ष अपने पास ये वाली होती है। तो अगर आपने देखिए ये रेखा खींची तो देखिए एक जगह ये मिला, एक जगह, दो जगह मिल गया। अगर आपको कोई भी एक रेखा अगर ऐसी मिल गई कि वो दो जगह कट कर रही है ग्राफ को, तो आप तुरंत बोल सकते हैं ग्राफ हमारे पास एक एक ही नहीं रहा। इसी तरीके से अब हम इसके आच्छादक होने की जांच कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ग्राफ तो केवल अपना एक से हमेशा ऊपर ही ऊपर है या एक पर आ रहा है कभी कभी। तो आप देख रहे हैं इतना जो नीचे की तरफ वाला ग्राफ है वो तो कहीं आ ही नहीं रहा, लेकिन इसका
सहप्रांत में तो सब कुछ दिया था। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं है, परिसर सहप्रांत का एक उपसमुच्चय है, इसलिए अपने पास यह जो फलन है वो आच्छादक भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से मैंने ग्राफ से भी देख लिया कि फलन ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 8 पर बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए एक A तथा B दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि F A क्रॉस B टू B क्रॉस A इस प्रकार कि F A, B बराबर B, A है एक एकेकी आच्छादित फलन होगा। तो आप यहां पर ये देखो कि जो प्रांत है वो कोई एक बिंदु ना होकर एक क्रमित युग्म है। आप देख सकते हैं A क्रॉस B एक क्रमित युग्म बनता है, तो एक क्रमित युग्म दिया है प्रांत अपने पास, और सहप्रांत भी एक क्रमित युग्म है लेकिन वो B क्रॉस A से बना हुआ है। तो आप इसमें एक एक की जांच करने के लिए अब F A1, B1 बराबर F A2, B2 लिखेंगे, जहां A1, B1 एंड A2, B2 जो मैंने ये लिखे हैं क्रमित युग्म वो A क्रॉस B से संबंधित हैं या A क्रॉस B से बिलोंग करते हैं। तो देखिए जब आपने ये लिखा तो देखिए आपके पास यहां से आप देख सकते हैं A, B F का B, A के बराबर आता है, तो आप बोलेंगे B1, A1 क्रमित युग्म के बराबर आ जाएगा, और ये अपने पास B2, A2 क्रमित युग्म के बराबर आ जाएगा। तो आप देखिए जब भी दो क्रमित युग्म आपके पास बराबर होते हैं तो आप उसके संयुग्मी अवयवों की तुलना संगत अवयवों की तुलना कर देते हैं। तो आपको यहां से मिलेगा B1 बराबर B2, और यहां से आप देखेंगे कि आपको मिलेगा A1 बराबर A2। तो यहां से आपको मिला B1 बराबर B2 और A1 बराबर A2। तो आप यहां से ये भी पता कर सकते हैं कि जो A1, B1 जो ये क्रमित युग्म था वही मेरे पास A2, B2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए A1 और A2 बराबर है, B1 और B2 बराबर है, अर्थात दोनों क्रमित युग्म बराबर हो गए। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि फलन अपने पास एक एक ही हो जाएगा। अब देखिए आपने फलन एक एक ही तो निकाल लिया, अब आपको इस फलन के आच्छादक होने की जांच करनी है। तो आप उसमें ये देखिए सबसे पहले तो कि यदि ए समुच्चय से बिलोंग करता है और स्मॉल b समुच्चय b से बिलोंग करता है, तो a, b समुच्चय जो क्रमित युग्म होगा वो a क्रॉस b से बिलोंग करेगा। और यदि कहीं मुझे b, a दिखता है तो मैं तुरंत बोल दूंगा वो अपने पास b क्रॉस a से बिलोंग करेगा। तो अभी आपको ये समझ में आना चाहिए, देखिए इसका हमारे पास उपयोग आएगा। तो देखिए यहां से आपको दिया हुआ है F A, B बराबर B, A। आप किसी क्रमित युग्म A, B के लिए निकाल रहे हैं, अर्थात A, B जो होगा वो A क्रॉस B से बिलोंग कर रहा है। आप देख सकते हैं मैंने आपको यहां बताया है। तो यहां से आपको B, A मिला, और आप देखिए जो B, A है वो किससे बिलोंग करेगा, B क्रॉस A से बिलोंग करेगा। तो यहां से आपको ये पता लगा जो F A, B है वो B क्रॉस A से बिलोंग कर रहा है, अर्थात जो इसका परिसर है वो B क्रॉस A ही हो जाएगा। तो आप देखिए यहां पर परिसर तो B क्रॉस A मैंने बता दिया यहां से आपको, और आप ये देखिए कि अपने को जो सहप्रांत दिया है वो भी B क्रॉस A ही है। अतः आपको यहां से ये पता लगा कि जो परिसर और सहप्रांत हैं वो बिल्कुल बराबर हो चुके हैं। अतः आप यहां पर बोल सकते हैं कि जो अपना ये फलन है वो एक आच्छादक फलन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये फलन था वो एक एक ही भी रहा और अपने पास आच्छादक भी हो गया, और यही मेरे को सिद्ध भी करना था। अब हम प्रश्न संख्या 9 हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब कैपिटल N का मतलब है नेचुरल संख्याएं अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के लिए। Fn दिया हुआ है n+1/2 यदि n विषम है और n/2 यदि n सम है, द्वारा परिभाषित एक फलन f n2n, अर्थात ये n अपने पास प्रांत है और ये n अपने पास सहप्रांत है। और आगे हमको लिखा हुआ है कि बतलाइए
कि क्या फलन f एक एकेकी और आच्छादक होगा, और अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो देखिए यहाँ पर बात आई है कि अपने को ये बताना है कि ये जो फलन है अपने पास एकेकी और आच्छादक होगा अथवा नहीं होगा। तो देखिए आप यहाँ पर ये देखिए कि आप fx1 बराबर fx2 तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये फलन अपने पास कुछ कुछ जगह ब्रेक हो रहा है, तो वो उस बात पर निर्भर करेगा कि आप x1 और x2 क्या क्या ले रहे हैं। लेकिन यदि मैं उदाहरण के तौर पर देखूं, अगर आप n का मान 1 लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यदि आप n का मान 1 ले रहे हैं तो n तो एक तो विषम संख्या है, तो आप पहली परिभाषा उपयोग में लाएंगे, तो आपके पास f1 आ जाएगा 1 प्लस 1/2, और यहां से ये 1 के बराबर आ जाएगा। चलिए अगर आप n का मान 2 लेंगे तो आपको f2 निकालने के लिए दूसरी परिभाषा उपयोग में लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2 एक सम संख्या होती है। तो आप सॉल्व करेंगे तो 2/2 1 आ जाएगा। तो यहां से आपको एक महत्वपूर्ण बात पता लगी कि f1 बराबर f2 तो हो रहा है, लेकिन क्या 1 बराबर 2 होता है? नहीं, चूंकि 1 बराबर 2 नहीं है, लेकिन हमारे पास मान सेम आ रहे हैं, तो आप तुरंत बोल सकते हैं आपने जो परिभाषा पढ़ी है कि यह फलन हमारे पास एक एक ही नहीं होगा। तो इस तरीके से यह फलन हमारे पास एक एक ही तो नहीं रहा। अब बात करते हैं कि क्या ये फलन अपने पास आच्छादक रहेगा अथवा नहीं रहेगा। तो चलिए उसकी बात करने के लिए अब हमें इसका परिसर निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब परिसर के लिए आपको n पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो चलिए मैं केस 1 बना लेता हूं, जब n एक सम संख्या है, या मैं बोल सकता हूं n बराबर 2k है। तो जब आप fn निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2k/2 अर्थात k आ जाएगा, और आप केस 2 निकालेंगे तो n आपको विषम रखना पड़ेगा, तो आपके पास n आ जाएगा 2k+1, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास fn आ जाएगा k+1 के बराबर। तो यहां से आप ये देख रहे हो कि एक मान k है तो दूसरा मान k+1 आ रहा है, मतलब उससे एक ज्यादा। इसी तरीके से अगर आप n को यदि यहां पर मैं 4k रख दूं, n को यदि मैं यहां पर 4k रख दूं, तो आपके पास जो आएगा 4k/2, ये आ जाएगा 2k आ जाएगा fn। 2k मतलब सम संख्याएं, और यदि आप n को 4k+1 रख रहे हो तो आपके पास जो fn आएगा वो आपके पास 2k+1 आ जाएगा, अर्थात सभी विषम संख्याएं। तो आप देखो, आप यहां से नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने यहां पर आपको एक इस एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है। n बराबर 4k और 4k+1 रखने पर 4k अर्थात सम संख्याएं और 4k+1 अर्थात विषम संख्याएं। तो आप जब n बराबर सम संख्या रख रहे हो तो 2k आया है, तो आपके पास सभी सम संख्याएं आ रही हैं, और यदि आप n बराबर 4k+1 रख रहे हो तो आपके पास सभी विषम संख्याएं आ रही हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो अपना मान है वो अपने पास सभी सम और सभी विषम संख्याएं आ रही हैं, अर्थात सब मिलके अपने पास n तो बना ही देगा, n अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं बन जाएंगी। तो यहां से समझ में आया कि परिसर और सहप्रांत बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से आपका जो ये फलन है वो एक आच्छादक फलन हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न 9 में जो हमको ये फलन दिया हुआ है वो एक एक ही तो नहीं होगा, लेकिन आच्छादक हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर। इसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए a बराबर r-3 अर्थात सभी वास्तविक संख्याएं 3 के अलावा, तथा b बराबर r-1 अर्थात 1 के अलावा सभी वास्तविक संख्याएं हैं। fx बराबर x-2/x-3 द्वारा परिभाषित फलन f a to b पर विचार कीजिए कि क्या f एक की अथवा आच्छादक है, और अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो देखिए यहां पर आपको प्रांत दिया हुआ है, a है प्रांत और b होता है हमारे पास सहप्रांत, और यहां तो a और b हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर हमें a और b के बारे में बताया भी है। तो a अपने पास जो प्रांत है वो अपने पास है r-3 अर्थात 3 नहीं ले सकते और सभी वास्तविक संख्याएं ले सकते हैं, और सहप्रांत अपने पास है r-1 अर्थात सहप्रांत में 1 नहीं आएगा और सभी वास्तविक संख्याएं हैं।
तो देखिए सबसे पहले हम एक एक की जांच करते हैं। उसके लिए आपने सीखा है कि आप तुरंत fx1 बराबर fx2 कर देंगे। तो देखिए आप x की जगह x1 रख देंगे तो आपके पास आ जाएगा x1 माइनस टू बटे x1 माइनस तीन, और जब आप यहां पर x की जगह x2 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा x2 माइनस टू बटे x2 माइनस थ्री। तो देखिए आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात वज्र गुणन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x1 x2 माइनस टू x2 माइनस थ्री x1 प्लस 6 बराबर x1 x2 माइनस टू x1 माइनस थ्री x2 प्लस 6। तो आप यहां से देखेंगे कि ये 6 और ये 6 भी कट गया, x1 x2 और x1 x2 यहाँ कैंसिल हो गया। तो आपके पास x1 वाली टर्म एक तरफ ले लो तो आपके पास बचेगा माइनस तीन x2 को यदि मैं बाईं तरफ पक्षांतर कर दूं और माइनस का तीन x1 को मैं दाईं तरफ पक्षांतर कर दूं तो आपके पास आ जाएगा 3x2 माइनस टू x2 बराबर 3x1 माइनस 2x1। और जब आप इसको हल करेंगे तो आपको x2 बराबर x1 मिल रहा है। तो आपने तुरंत यहां से देखा और बोल दिया कि यह फलन हमारे पास एक एक ही हो जाएगा। तो आपको जो ये फलन दिया था वो तो पता लग गया कि यह फलन अपने पास एक एक ही हो गया। अब हम आच्छादक की जांच करते हैं। तो आच्छादक की जांच करने के लिए आपने सीखा था कि आप सबसे पहले परिसर निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए परिसर निकालते हैं। तो fx को मैं y रख देता हूं तो आप देखेंगे y बराबर x माइनस टू बटे एक्स माइनस तीन हो गया। और अब मैं यहां से x एक फलन लाऊंगा y के पदों में तो यहां से आ जाएगा एक्स वाई माइनस तीन वाई बराबर एक्स माइनस दो। तो यहां से आप देखेंगे कि आपके पास आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक बराबर तीन वाई माइनस दो। तो यहां से आपके पास x आ जाएगा तीन वाई माइनस दो बटे वाई माइनस एक। तो आप देखिए यहां से आपको तो चूंकि y का मान ही निकालना है तो आप यहां से देखोगे y का मान क्या क्या हो सकता है या क्या क्या नहीं हो सकता है, आप यहां से निकालने का प्रयास करेंगे तो आपको पता लगेगा y का मान मैं कुछ भी रख सकता हूं, बस मेरा जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि y माइनस वन कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए अर्थात y कभी भी एक नहीं होना चाहिए। तो यहां से आपको समझ में आया कि जो परिसर है वो एक नहीं होना चाहिए अर्थात वो r माइनस एक हो सकता है। इसका मतलब यही है कि वो सभी वास्तविक संख्याएं हो सकता है लेकिन एक नहीं होना चाहिए। तो आपने यहां से देखा कि जो परिसर है वो अपना r माइनस एक आया है और आप देख सकते हैं कि सहप्रांत भी अपना पास r माइनस एक ही था। तो परिसर और सहप्रांत यहाँ पर बिल्कुल बराबर आ चुके हैं अर्थात आप यहाँ पर बोल देंगे कि जो ये हमारा फलन है वो एक आच्छादक फलन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पास जो ये फलन दिया था fx वो एक एक ही आच्छादक हो जाएगा जिसको अंग्रेजी में बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 11 हल करेंगे। चलिए 11वें प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए कि f r टू r अर्थात ये r अपने पास प्रांत होता है और ये r अपने पास सहप्रांत होता है। तो अपने को प्रांत और सहप्रांत दोनों रियल अर्थात r या मैं बोल सकता हूं वास्तविक संख्याएं दी हुई हैं और फलन दिया हुआ है fx बराबर x की घात 4 द्वारा परिभाषित है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए और यहाँ पर अपने को 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अगर हमको एक एकी और आच्छादक आप देख सकते हैं कि सभी विकल्पों में एक एकी और आच्छादक का यूज किया गया है। तो देखिए अगर आपको एक एकी बताना है तो आपने सीखा था कि आप fx1 बराबर fx2 निकालेंगे तुरंत। तो देखिए आपको मिलेगा यहाँ से x1 की घात 4 बराबर x2 की घात 4। तो यहाँ से आपके पास x1 बराबर प्लस माइनस x2 हो जाएगा और जैसे ही आपके पास प्लस माइनस x2 हुआ x1 का मान आप तुरंत बोल देंगे कि यह फलन अपने पास एक एक ही नहीं रहा। तो यह फलन अपने पास एक एक ही तो नहीं रहा। अब बात करते हैं आच्छादक की। तो देखिए अगर आप आच्छादक के लिए बात कर रहे हैं तो आपको वहां परिसर निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए कि आपके पास फलन है fx बराबर एक्स की घात 4। अब आप देखिए x के ऊपर जो घात है वो 4 है और 4 एक सम संख्या होती है अर्थात x चाहे आप कुछ भी लेंगे
लेकिन जो परिसर आएगा वो आपके पास हमेशा या तो धनात्मक आएगा या जीरो आएगा। तो इसका मतलब आपने परिसर तो समझ में आ गया कि आपको ये हो सकता है, लेकिन अगर आप सहप्रांत देखेंगे तो आप देखिए सहप्रांत तो आपको आर दिया हुआ है यहाँ से, तो आपने आर देखा, तो यहाँ से आप तुरंत समझ जाएंगे कि परिसर जो है वो सहप्रांत का एक उपसमुच्चय है। और जब जब परिसर सहप्रांत का एक उपसमुच्चय होगा तब तब आप बोलेंगे कि यह फलन हमारे पास आच्छादक नहीं होगा। तो इस तरीके से अब आप ऑप्शन देखेंगे चारों विकल्प, तो आपको विकल्प डी बिल्कुल सही मिलेगा। तो विकल्प डी अपना फाइनल आंसर हो जाएगा कि एफ ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। चलिए, ये तो हमने इस मेथड से सॉल्व कर लिया। अब हम एक ग्राफ वाले मेथड से भी इस प्रश्न को हल कर देते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे, अर्थात एक्स की घात 4 का ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए, एक्स की घात 4 का ग्राफ क्या बनेगा, एक्स की घात 4 का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा और मैंने वो बना दिया। अब आप देखिए, एक एक ही निकालने के लिए आपको सिखाया था कि आप एक्स अक्ष के समांतर कोई भी रेखा खींचेंगे, तो आप देखिए आपको ये दो बिंदु मिल गए इसी रेखा पर, जबकि बोला गया था कि अगर आपको एक ही बिंदु मिलता है तो आप बोल देंगे एक एक ही है, और अगर आपको दो या दो से ज्यादा बिंदु मिल जाएंगे तो आप बोल देंगे कि वह फलन हमारे पास एक एक ही नहीं रहा, अर्थात बहुएक एक ही हो गया। तो देखिए यहां पर आपको मिल गया, तो आप तुरंत कहीं बिना चेक किए और आप तुरंत बोल सकते हैं कि फलन हमारे पास एक एक ही नहीं बचा। अब बात आती है कि आच्छादक को चेक करने की। तो आप देखिए जो ग्राफ है अपने पास वो हमेशा एक्स अक्ष के ऊपर बनना है, अर्थात जो इसका परिसर है वो या तो हमेशा धनात्मक है या जीरो है। लेकिन जो सहप्रांत था वो तो आर था, सहप्रांत में तो आप देखिए मेरे को ये वाली वैल्यू भी हैं जो आर जो वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में होती हैं। लेकिन आप देख रहे हो ग्राफ आपका केवल एक्स अक्ष के ऊपर है, अर्थात आप यहां से बोल सकते हो कि फलन आच्छादक भी नहीं है। तो आपने ग्राफ से भी देख लिया कि फलन ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है, तो इसलिए डी ऑप्शन अपने पास सही हो जाएगा। चलिए, अब हम इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन एफ आर टू आर है। इस आर का मतलब है प्रांत और इस आर का मतलब है सहप्रांत, और आगे लिखा हुआ है कि सही उत्तर चुनिए। और यहां पर हमारे पास चार विकल्प दिए हुए हैं। आप चारों विकल्पों में देख रहे हैं तो एक एक की और आच्छादक इनके बारे में बात की गई है। यहाँ बहुएक के बारे में बात की गई है। बहुएक आप जानते हैं जो फलन एक एक ही नहीं होते उन्हें हम बहुएक या बहु एक एक ही बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मेथड 1 से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर आपको किसी भी फलन के लिए एक एक ही होने की जांच करनी है तो आपने सीखा था कि f(x1) बराबर f(x2) आप तुरंत कर देंगे। देखिए आपके पास क्या मिलेगा, 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा x1 बराबर x2। तो यहाँ से आप देखिए कि x1 बराबर x2 बचा, तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि आपके पास जो ये फलन है वो एक एक ही फलन हो जाएगा। चलिए, अब बात आती है आच्छादक चेक करने की कि फलन आच्छादक है अथवा नहीं। तो देखिए, आच्छादक चेक करने के लिए हम फलन का परिसर निकालते थे। तो f(x) को यदि मैं y लिख दूं तो y बराबर 3x हो जाएगा। फलन का परिसर अर्थात मुझे तो y का मान निकालना है, तो देखिए आप x बराबर y बटे 3 लिख देंगे। अब आप देखिए y का मान क्या क्या रख सकते हैं आपके जो फलन है हमारे पास परिभाषित रहे। तो आप देख सकते हैं कि y तो अपने पास अंश में लिखा हुआ है, अंश में तो आप कुछ भी वैल्यू y की रख सकते हैं, अर्थात y बिलोंग्स टू r, और y अपने पास परिसर ही था, अर्थात आपको समझ में आया कि परिसर अपने पास इस फलन का r आ गया। और आप देखिए इस फलन का जो सहप्रांत है वो भी अपने पास r ही है, तो यहां से आपको सहप्रांत भी लिख लिया आपने कि वो r ही आया है, मतलब आपने को r दिया गया था सहप्रांत। तो आप यहां से देखते हैं कि परिसर और सहप्रांत बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं, तो यहां से अपना जो ये फलन है वो एक आच्छादक फलन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये पहचान लिया कि जो ये फलन है वो एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। चलिए, अब हम सही विकल्प की तलाश करते हैं। तो देखिए आपके पास पहला ऑप्शन जो है वो है f एक एक की आच्छादक है, तो यही अपने पास सही ऑप्शन हो जाएगा।
तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर दिया। अब बात आती है कि मेथड 2 से हम इस प्रश्न को हल करें। तो देखिए मेथड 2 में हम ग्राफ बनाते थे, ग्राफिकल अप्रोच के द्वारा हम इसको हल करेंगे। तो देखिए ये मैंने x और y एक्सिस बना दी। अब आप y बराबर 3x या fx बराबर 3x इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ये मूल बिंदु से पास होगा, क्योंकि एक ये लाइन है। आप लाइन का ग्राफ कैसे भी बना सकते हैं, आपको बिल्कुल भी एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एक रफ आइडिया चाहिए होता है। तो आपने एक लाइन बना दी है। अब आप देखिए आप कोई भी लाइन ड्रॉ करिए, अगर आप एक्स अक्ष के समांतर देखिए ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो आप एक ही जगह कट किया, अगर आप यहाँ कहीं कट कर रहे हैं तो भी देखिए एक ही जगह कट किया, कहीं भी आप कट करके देख सकते हैं, आपको हर जगह ग्राफ एक ही जगह कट कर रहा है, एक ही बिंदु पर कट कर रहा है। तो अर्थात आप बोल देंगे कि फलन आपके पास एक एक ही है। अब बात आती है कि मेरे को आच्छादक चेक करना है। तो आच्छादक के लिए आपको चेक करना था कि इस फलन का परिसर। अब आप देखो ये लाइन तो कहीं ऊपर जा रही होगी, अर्थात y अक्ष पर धनात्मक अनंत की दिशा में, और नीचे भी जा रही होगी अर्थात y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में अनंत की ओर। तो आप देख रहे हो कि यहां से जो इसका परिसर है वो अपने पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ रहा है, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को ही आप r बोलते हो। तो आपको ये समझ में आ गया कि इसका परिसर r है, और सहप्रांत भी यहां से आप देख सकते हैं कि r ही है, इसलिए ये जो फलन है वो आच्छादक भी हो जाएगा। तो आपने ग्राफ वाले तरीके से भी देख लिया कि फलन एक एक ही भी है और आच्छादक भी है।